In the previous class, we have studied about what is cell and some important discoveries related to cell. Now, in today's topic, we will take cell theory. What is cell theory? Cell theory means दो important scientists थे, शील्डर एंड श्वान. इन दोनों साइंटिस्टों ने सेल के बारे में हमें बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च का कंक्लूजन दिया, जिसमें शील्डन जो थे उन्होंने हमें ये बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सब के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो सब सेल से मिलकर के बनते हैं. मीन टाइम में जब ये प्लांट्स के बारे में डिस्कवर कर रहे थे तो उसी टाइम में ही हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, श्वान. श्वान ने एट दैट टाइम ओनली दे स्टडीड अबाउट एनिमल टिश्यूज एंड दे ऑल्सो केम टू द सिमिलर कंक्लूजन दैट all living organisms are made up of cell. ये जो दो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी इन दोनों साइंटिस्ट की, उन्होंने साइटोलॉजी की फील्ड में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन किया है. तो आफ्टर बीइंग अवेकेंड इंटरेस्ट इन सेल स्ट्रक्चर and continuous refinement in microscope with improving technique, these two scientists, that is botanist Sheldon in the year 1838 and Schwann in the year 1839. शील्डन ने अपनी रिसर्च करी थी 1838 में और श्वान ने अपनी रिसर्च करी 1839 में, एंड they all studied about plants and animals and came to a conclusion that internal constitution of both plants and animals, that is made up of cell. The body of animals and plants are composed of cell and their product. Sheldon and Schwann later compared the observation and Schwann's hypothesis, which led them to formulate cell theory. इन दोनों के जो कंक्लूजन थे उसे सेल थ्योरी के नाम से पोस्टुलेट किया गया. उन दोनों की रिसर्च का ओवरऑल कंक्लूजन हमारे पास यही आया कि चाहे वो प्लांट्स की स्टडी हो चाहे वो एनिमल्स की स्टडी हो, इन दोनों की जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ सेल. इस डिस्कवरी के बाद एक और साइंटिस्ट हमारे पास आए थे एंड दैट वाज Rudolf Virchow. Rudolf Virchow ने 1855 में एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन दिया हमारे पास, और उन्होंने ये बताया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. इसका मतलब ये है कि कोई भी जो पहले से सेल्स एग्जिस्ट कर रही है उसके अंदर डिवीज़न होगा और उससे वापस से नई सेल बनेगी. तो इससे हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन आते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड द न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. ये कंक्लूजन हमें रुडोल्फ विर्चॉव ने दिया. Later on, C. Nageli and C. Virchow modified this cell theory. So the major components or the major point of this cell theory include that all the living organisms are made up of cell. Then cell is the basic structural and functional unit of life. Cell is the basic structural and functional unit of life. Then cell is the cell जो होती है it contains or store the hereditary trait. जितने भी कैरेक्टर्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं
उन सब को वो स्टोर करके रखती है एंड द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज मेंटेन्ड बाय cells generation after generation. So the main points of cell theory are cell is the structural and functional unit of life. All living organisms are made up of cell. New cells arise from pre-existing cells. Genetic traits are stored in cells only. And one more thing, continuity of life is maintained generation after generation. These were some of the main points of cell theory. कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबकी बॉडी सेल से मिलकर के बनती है. नई सेल जो होती है वह पुरानी सेल के डिवीज़न से बनती है. सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लाइफ की. देन जेनेटिक या हेरिडिटरी ट्रेट्स जो भी हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं वो सारे ट्रेट्स दे आर स्टोर्ड इन द सेल एंड लाइफ की कंटिन्यूटी सेल से मेंटेन रहती है और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेल से कैरी फॉरवर्ड होती रहती है. हमने सेल थ्योरी के सारे मेन पॉइंट्स देखे कि हर ऑर्गेनिज्म में सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है एंड दैट एक्सेप्शन इज वायरस. वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी. क्यों है वायरस एक्सेप्शन? क्योंकि वायरस में केवल एक न्यूक्लिक एसिड मिलती है. सेकेंड, वायरस इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है. वो जब तक किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर नहीं करता तब तक उसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता. तो इट इज़ लैकिंग द इंडिपेंडेंट मल्टीप्लिकेशन कैपेसिटी. एंड थर्डली, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल्स उसके अंदर एब्सेंट होते हैं. इसलिए सेल थ्योरी का एक्सेप्शन वायरस है. तो लेट्स सी, एक्सेप्शन इज virus. Why? Because it is having only one nucleic acid. इसमें केवल एक न्यूक्लिक एसिड होती है. सेकेंडली, वायरस lacks the ability to multiply independently. Virus lack to multiply, lack the ability to multiply independently. And the third one is that virus is lacking many important cell organelles like lack cell organelles like plasma membrane, mitochondria, then it is also lacking endoplasmic reticulum, then ribosomes. These are important cell organelles which are present in the cell, but virus is lacking all these cell organelles. Hence, we cannot consider virus as living organism.
we will see what is the difference between plant cell and animal cell. हम लोग प्रीवियस छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंस होता है. तो बेसिकली हम लोग रिवाइज करते हैं कि वो डिफरेंस क्या होता है. प्लांट सेल है और एनिमल सेल है. प्लांट सेल की स्ट्रक्चर में हमें ये सेल वॉल दिखती है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. तो इन प्लांट सेल cell wall is present, made of here it is absent. जो सबसे मेन डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में वो यही है कि प्लांट्स में सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इन एनिमल सेल दिस सेल वॉल इज absent. The second basic difference is that plant cell contains a large vacuole. Plants में ये बड़ी vacuole होती है और animal cell में ये vacuole बहुत छोटी होती है. तो large central vacuole is present. Here it is not absent. It is small in size. यहाँ पर ये सेंटर में होती है and here it occupies peripheral region. यहाँ पर ये small होती है, more in number and is concentrated toward periphery. Then in plant cell we know that chloroplast is an essential pigment which is present in the plant for photosynthesis. इसके अलावा इनमें डिफरेंट और दूसरे पिगमेंट्स भी होते हैं जैसे क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, दीज आर एब्सेंट इन एनिमल सेल. तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट हियर, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट. देन न्यू सेल डिवीजन अकर बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन. जब भी डिवीज़न होता है और डॉटर सेल के बीच में साइटोप्लाज्म का जब डिवीज़न होना होता है तो इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है. ये एक सेल, ये दूसरी सेल, इनके बीच में जब न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होना होता है तो इस तरह से प्लेट का फॉर्मेशन होता है एंड दिस इज नोन एज सेल प्लेट फॉर्मेशन. सेल प्लेट method for division of cytoplasm. यहाँ पर जब डिवीज़न होना होता है ये दो न्यूक्लियस है और इसमें जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो इस तरह से एक फरो बनती है, एक खांच बनती है और ये खांच धीरे धीरे फरो अंदर की तरफ बढ़ती है और सेल को डिवाइड कर देती है. तो दिस मेथड इज नोन एज फरो मेथड. तो डिवीजन अकर बाय cell furrow method. Plants में it occurs by cell plate method and in case of animal it occur by cell furrow method. Then plasmodesmata are found. Plasmodesmata are present. Here they are absent. Except in some algae and fungi, centrosome is absent in plant cell and centrosome along with two centriole is present in that of animal cell. Here centrosome is absent. It is present only in some algae and fungi. In case of animal cell, centrosome is present. It is present along with two centriole. Then one more basic difference between plant cell and animal cell is that in plant cell the reserve food material is starch, whereas in case of animal the reserve food material is glycogen. This is also one of the main difference between plant cell and animal cell.